अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप दिन का आगाज कर चुके होंगे और अच्छी अच्छी सुबह इसलिए है आज के सूरज की किरणें जमीन पर पड़ रही हैं और सूरज की किरणें जब सर्दी होती है, सर्दी के मौसम में और भी अच्छी लगती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 हफ्ते के बाद अब ये पहला हफ्ता ऐसा जा रहा है जिसमें लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त गिर चुका है। लाहौर कराची का फ़ज़ाई मयार अभी भी इंतहाई मुज़र सेहत है, लेकिन आपको ये बताएं कि चलें सर फहरिस्त होने से बेहतर है कि दूसरे नंबर पर आ जाएं। लाहौर दूसरे नंबर पर है, कराची चौथे नंबर पर है आलूदा तरीन शहरों में, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह फ़र्क है। पिछले 3 हफ्तों में एयर क्वालिटी इंडेक्स हज़ारों को टच कर रहा था और इस वक्त 200 से भी नीचे चला गया है। इस वक्त 240 या 252 सुबह रिकॉर्ड हुआ लाहौर में, कराची में 196 रिकॉर्ड हुआ था, 199 रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता दिन के आगाज़ में कम होता जा रहा है ना। कुछ नाज़रीन हमारे स्मॉग और फॉग को डिफरेंट चीज़ें समझते हैं। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। ये फॉग है जो इतनी डेंस होती है कि जो मुरक्कबात हैं जो दीगर गाड़ियों से, ट्रैफिक से निकल रहे होते हैं, वो अपने अंदर समा सकते हैं और उसकी वजह से ये आलूदगी पैदा होती है। और इस आलूदगी में दीगर अवामिल भी शामिल हैं, जिस तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का धुआं है वो शामिल हो जाता है, स्मॉग दीगर चीज़ों से खारिज होने वाली, घरों से खारिज होने वाली वो शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से ये आलूदगी पैदा होती है। तो है ना, हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि जहाँ हुकूमत अपने इक़दाम कर रही है वहाँ आप भी ये ज़रूर देखें कि कम से कम ऐसे व्हीकल्स का इस्तेमाल करें जिनसे धुआं खारिज होता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। कुछ बेहतरी सूरत हाल में आई है तो फिर वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने हिदायत दी कि लाहौर और मुल्तान डिवीज़न के अलावा जो तमाम अजला हैं उनमें तालीमी इदारे आज से खोल दिए जाएँ। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। पंजाब हुकूमत का ये नोटिफिकेशन है जिसमें कहा गया कि तलबा, असातिज़ा और अमला जो है वो मास्क लाजमी इस्तेमाल करेंगे। आउटडोर जो स्पोर्ट्स हैं, दीगर गैर निसाबी सरगर्मियाँ, उन पर पाबंदी रहेगी और जो क्लासेस के लिहाज से जो छुट्टी के औकात हैं ना वो मुकर्रर कर दिए जाएंगे अलग अलग, ताकि एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। लाहौर समेत पंजाब भर में स्मॉग की जो शिद्दत है वो कम होने पर होटल्स और रेस्टोरेंट्स के जो औकात हैं उनमें भी नरमी की है और तमाम होटल्स, रेस्टोरेंट्स और जो फूड आउटलेट्स हैं उनको रात 10 बजे तक खुला रहने की इजाज़त दे दी गई है। पिछले कुछ दिन तक तो ये इजाज़त नहीं थी और 8 बजे अच्छी बात यह है कि अब आप जाकर रेस्टोरेंट्स में भी खाना खा सकते हैं, रात का खाना भी वहाँ खा सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को हमने देखा कि सड़कों पर बैठे वो जो है खाना खा रहे थे, रात का खाना, क्योंकि 8 बजे तक तो डिलीवरीज जारी थी, 4 बजे ही बंद हो जाते थे, दोपहर तक ही खुले थे, लेकिन अब इजाज़त दे दी गई है, आप खा सकते हैं। एंजॉय करें लेकिन एहतियात के साथ करें, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें और छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को फ़िलहाल अभी भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप जब आप एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूर देखते रहें अपने फ़ोन पे, अगर ख़राब हो तो उनको बाहर आउटडोर जो है उनकी एक्टिविटीज़ उनको महदूद कर दें और अपना ख्याल रखिए। हमने अपने जो बिड़ा उठाया हुआ था उसके तहत हमने आपको अपडेट कर दिया है और साथ साथ जहाँ जहाँ से हालात गुजरते आए हैं वहाँ से हम आपको अपडेट करते रहें। अभी जो बेहतरी की सूरत हाल है वो भी शेयर कर दी है। जनाब, एक और जगह है जहाँ पर जो स्मॉग छाई हुई थी ना वो अभी तक छाई ही हुई है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा और जो हमारे जज्बात हैं उनके साथ खेला गया है बहुत बुरी तरह से। समझ तो आप गए होंगे, मैच की बात कर रही हूँ। कल के मैच के लिए भी हमने बड़ी उम्मीदें जाहिर की थी और अली आप कह रहे थे कि उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा खेल लेंगे। कल अच्छा खेले थे, फाइटिंग स्पिरिट थी, लेकिन क्या किया ये अब बताएं। लेकिन देखिए ना, हम तो उम्मीद यही करते हैं कि हमारे खिलाड़ी अच्छा खेलें, लेकिन अब हम ये भी नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा खेले, वेल डन पाक टीम, ग्रीन शर्ट्स, वेल डन, हम नहीं कह सकते। ऐसा लग रहा है कि 7वें आसमान से नीचे पटक दिया गया है। खिलाड़ी ऐसे थे जो डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। आप इससे अंदाजा करें कि हमारी बैटिंग लाइन कहां स्टैंड कर रही है। ये तो शुक्र मनाएं कि जब हमारे बॉलर्स चलते हैं तो हम उस वक्त जो है कारकर्दगी दिखाते हैं, उस वक्त मैच जीत पाते हैं, लेकिन बैटर्स तो बिल्कुल अपनी जगह नहीं बना पा रहे। डिटेल में भी करेंगे जनाब इस गम पे बात हम अपने, लेकिन फिलहाल जरा बड़ी खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 24 नवंबर के एहतजाज में 5 रोज़ बाकी हैं और तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो बानी PTI की रिहाई के लिए अंदरूनी और बैरूनी महाज पर मुतहरिक हो चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त वज़ीर आला हाउस पेशावर जो है वो सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो बनाई जा रही हैं। देखने में आ रहा है कि जो क़यादत हमें मीडिया पर नज़र आती है उसके बजाय साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी ज़्यादा सरगर्म है और वो बानी PTI के पैगामात जो हैं वो
ओहदेदारों और कारकुनों तक डायरेक्ट पहुंचा रही हैं, मुख्तलिफ हिदायत दे रही हैं, टास्क दे रही हैं। तमाम अरकान असम्बली और ओहदेदारों को 2 टोक अल्फाज में ये पैगाम दिया जा रहा है और ख़बरदार किया जा रहा है कि अगर एहतजाज से पहले कोई भी रहनुमा गिरफ्तार हुआ या मतलूबा तादाद में वर्कर्स लाने में नाकाम रहा तो वो पार्टी से बाहर होगा। कोई काफिला अपनी जगह से जो डिसाइड करेंगे कि हर रॉ कंसीडर से प्रथम होकर मेन कोर्ट पे जाने से पहले वो एमपी टिकट होल्डर सदर जनरल सेक्रेटरी एक वीडियो बनाएगा, सिविल ट्रांसपोर्ट की वीडियो भी सामने का दिखाएगा। उन्होंने कहा वीडियो आप अंदर से हर बस की गाड़ी की बनाएंगे, अंदर आप इतनी आवाम लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपके वर्कर्स को नहीं है ना, आपने आवाम को भी अपने साथ शामिल करके इस जॉब पे पहुंचना है। इसके बाद सबूत के तौर पे वीडियोस नहीं होंगी, वो नेक्स्ट टिकट होल्डर नहीं होगा, क्योंकि आप चाहे वो 25 साल या 30 साल पुराना हो। मुशा बीबी के पैगामात कल से हम सुन रहे हैं। उधर इस्लामाबाद एहतजाज से पहले PTI KP में इख्तलाफात सामने आने लगे हैं और तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान असम्बली आतिफ खान, जुनैद अकबर समेत 10 रहनुमा इजलासों में शरीक न हुए। PTI रहनुमा आतिफ खान ये कहते हैं कि इजलास में शिरकत के लिए मैसेज मिला होगा, देखा नहीं है। इजलास में जाना ज़रूरी नहीं है, एहतजाज के लिए वर्कर्स को निकालना अहम है। दूसरी जानिब बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी का पैगाम है कि 24 नवंबर को आपने अगली नस्लों के लिए निकलना है। 24 तारीख को आपने क्यों निकलना है? सिर्फ आपने अपने लिए नहीं निकलना, आपने अपनी अगली नस्लों के लिए निकलना है। हमारे पे अब फर्ज हो गया कि हम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कॉल पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का यह कहना है कि तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो वैसे ही निपटेंगे। अल जिहाद के नारे लगे हैं। KPK के वज़ीर आला हाउस के अंदर जिहाद किसके खिलाफ है? रियासत के खिलाफ। रियासत के खिलाफ जिहाद हुकूमतें नहीं करती। रियासत के खिलाफ जिहाद जो है वो हो ही नहीं सकता। ये खारजी जो है, जिनको खारजी कहा जाता है, जो पाकिस्तान में इंतशार चाहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर फसाद बर्पा करना चाहते हैं, वो अगर तालिबान की तरह अल जिहाद के नारे लगाएंगे तो फिर उनके साथ वही सलूक होगा। जनाब, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। अब देखना ये है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, ये मौक़िफ़ करती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मोअज़्ज़ज़ गेस्ट सीनियर तजज़ियाकार माजिद निज़ामी साहब। माजिद, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। अच्छा माजिद, ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? एक जानिब तहरीक इंसाफ ये नारे और दावे कर रहे हैं कि इस्लामाबाद को वो भर देंगे, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उनको लेकर कैसे पहुंचेंगे वहाँ पर तो बंदोबस्त नहीं है इतने लोगों को इकट्ठा कर इस्लामाबाद आने के लिए। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये सिलसिला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और अहम इसलिए होता जा रहा है कि चूंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इसे एक फाइनल कॉल का नाम दिया गया है, तो अब देखना ये कि तहरीक इंसाफ इसके अंदर से कैसे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही है। इसमें 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम है। कुछ तहरीक इंसाफ की साइड से चीजें देखने की जरूरत है, इसी तरह कुछ गवर्नमेंट की साइड से जो कुछ हो रहा है उस पर नजर डालने को भी जरूरी समझा जाना चाहिए। तो पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो एहतजाज किया जा रहा है इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि इसमें हाजरीन की शुरका की तादाद कितनी होगी, और उसमें जो अहम तरीन बात है वो ये है कि पंजाब से कितना बड़ा नंबर आएगा। खैबर पख्तूनख्वा ने तो सवाबी में बाकी जगहों पे बड़े अच्छे शोज प्रेजेंट किए हैं और वहां पर उनकी गवर्नमेंट भी है, उनको स्टेट मशीनरी की सपोर्ट भी हासिल होगी। लेकिन असल इम्तिहान पंजाब का होगा कि यहाँ की जो पार्टी क़यादत है और यहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कितने लोगों को निकाल पाता है। और अभी तक तो पंजाब की जानिब से कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जा सकी है जिसके बारे में हम ये कहें कि पंजाब इस अपोजिशन की तहरीक में लीड ले रहा है। इसलिए हमने देखा कि पेशावर में ही पंजाब के अहदेदारों का इजलास मुनक्किद किया गया। इसलिए तहरीक इंसाफ भी ये समझ चुकी है कि जब तक पंजाब से प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाएगा उस वक्त तक वो अपने मतलूबा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, तो दूसरा पॉइंट ये है कि जी आप कंप्लीट कीजिए। जी, दूसरा पॉइंट ये है कि जब वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, मिसाल के तौर पे हम फर्ज कर लेते हैं कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, उसके बाद उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो किस तरह से अपने इस एहतजाज को क्या मुज़ाकरात में बदलेंगे, क्या वहां बैठे रहेंगे,
जो मुज़ाकराती टीम है वो किस तरह से किन लोगों के साथ एंगेज करेगी, तो इसका भी अभी लाहे अमल मौजूद नहीं है। तो इस चीज को देख के थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आती है कि इसको वो किस तरह से एक एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। अच्छा, माजिद निज़ामी साहब, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बानी की हिदायत के मुताबिक 24 नवंबर फैसले का दिन है, वो ये कह रहे हैं कि उस दिन फैसला होगा कि कौन मेरी पार्टी में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। और बुशरा बीबी भी उनकी भी ऑडियोज कुछ सामने आ रही हैं, एहतजाज के वाले से हिदायत दी जा रही हैं, अमल ना करने वालों के खिलाफ कहा जा रहा है कार्रवाई होगी, सख्त किस्म की, पार्टी टिकट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी वजह है कि खान साहब और बुशरा बीबी को इस तरह के पैगाम देने पड़ रहे हैं? क्या क़यादत जो है वो तैयार नहीं है 24 नवंबर के एहतजाज के लिए? बिल्कुल, बानी पीटीआई जो इमरान खान साहब हैं, उनका ये मसला रहा है कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनकी तवक्कुआत थी, गुज़िश्ता 1 साल में वैसे नहीं हो सका। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी फिक्रमंदी में भी इजाफा हुआ है और इसीलिए इस तरह के पैगामात दिए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इन पैगामात का कोई इतना ज्यादा असर नहीं होगा। उसकी वजह ये कि अभी इलेक्शंस को अगर हम तारीखें देखें तो कम से कम भी 3 से 4 साल बाकी हैं। तो उस वक्त तक कौन इंतजार करेगा कि 2024 के जलसे जुलूस में कौन कितने बंदे लेके आया था? तो सिचुएशन बदल जाती है। ये कारकुनों के लिए एक इमोशनल प्रेशर तो हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि प्रैक्टिकली इसका कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो इसलिए ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि चूंकि हमने देखा कि 4 से 6 माह के अंदर पंजाब में उस तरह से कोई बड़ी एक्टिविटी जनरेट नहीं हो सकी। हमने लाहौर में जलसा देखा, फिर इस्लामाबाद का देखा, पिंडी, मियां वाली, फैसलाबाद में छोटे छोटे एहतजाज किए गए, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई पंजाब की पार्टी। तो इसलिए जितने भी मैसेजेस हैं, मेरा ख्याल है कि उनका मुखातिब पंजाब का कारकुन है कि जिसके बारे में वो ये चाहते हैं कि वो एक अच्छा रिजल्ट दे इस इलेक्शन। वैसा मोमेंटम नहीं बना पाई पीटीआई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि जहां पर पीटीआई केपी के हवाले से कहा जा रहा है कि इख्तलाफात वहाँ पाए जाए, तो उसकी क़यादत में भी इख्तलाफात का जिक्र किया जाता है। लेकिन जो 24 नवंबर की कॉल है, वहाँ हम देख रहे हैं कि सभी एक पेज पर नजर आ रहे हैं। जहाँ बुशरा बीबी कारकुनों और रहनुमाओं को कह रही हैं, उनको कॉल दे रही हैं कि वो अपने जो तमाम काफिले हैं वो लेकर चलें। उसके साथ साथ अलीमा खान भी दिखाई दे रही हैं कि वो कहती सुनाई दे रही हैं कि ये बानी पीटीआई का पैगाम है कि आपकी अगली नस्लों के लिए एहतजाज होने वाला है, इसके लिए आपको निकलना पड़ेगा। जी बिल्कुल, केपी में चूंकि पीटीआई कंफर्टेबल है और असूलन तो अवाम ने उन्हें वोट देके हुकूमत पे पहुंचा दिया है, तो हुकूमत में मौजूद जमातों की जानिब से कोई एहतजाजी तहरीक शुरू करना भी मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि अवाम की जानिब से जो एक फर्ज है वो अदा कर दिया जाता है कि अब हमने आपको गवर्नमेंट में पहुंचा दिया, अब आप हमारी डेवलपमेंट के लिए या हमारी फलाह बहबूद के लिए काम करें। लेकिन इसके बावजूद चूंकि वहां पर उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, तो इसलिए वहां पे पीटीआई का कारकुन कंफर्टेबल है। पंजाब की सिचुएशन वहां पे मौजूद नहीं है, तो इसलिए पीटीआई से तो एक बहुत अच्छा नंबर आ सकता है, क्योंकि उनको कम से कम अटक के पुल तक कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। तो वो तो एक अच्छा शो बिल्कुल प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे उनकी गवर्नमेंट है, उन्हें गिरफ्तारियों का खौफ नहीं है, कोई तशद्दुद के मसले नहीं है, तो वो अटक पुल तक तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा शो लेके आएंगे। लेकिन देखना ये है कि अब उन्हें पंजाब से क्या सपोर्ट मिलती है और वहां से क्या होता है। तो खैबर पख्तूनख्वा में जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात भी है, तो वो इस हद तक जरूर है कि अली अमीन गंडापुर से कुछ लोगों के शख्सी इख्तलाफ हैं, लेकिन जब इमरान खान की बात आएगी या अलीमा खान और बुशरा इमरान साहिबा की बात आएगी, तो फिर डेफिनेटली पार्टी उनके पीछे खड़ी होगी। तो आपको क्या लगता है माजिद, लीड कौन करेगा इस इतने बड़े एहतजाज को, जिसका कहा जा रहा है कि भाई पूरे मुल्क से सब लोग यहाँ पर आ जाएं, और कितनी कितनी तादाद बताई गई है कि एक एमपीए जो है वो 5000 लोग लाएगा, एमएनए 10,000 लोग लेकर आएंगे, तो लीड कौन करेगा? क्योंकि बुशरा बीबी तो खुद जमानत पर यहाँ है, वो एज ए वर्कर या फिर उस तरीके से तो एहतजाज में जा सकती हैं, लेकिन वो लीड तो नहीं कर सकती हैं। और जिस तरह से फिर अली अमीन गंडापुर के ऊपर वैसे ही बहुत सारे पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और जिस तरह से नाराज अरकान की बात की जाए, आतिफ खान है, जुनैद अकबर समेत 10 और भी लोग ऐसे हैं जो नाराज हैं, तो ऐसी सारी सिचुएशन में लीड कौन करेगा? पंजाब की तो वैसे ही हमें क़यादत गायब नजर आती है जब भी कोई इस तरह का एहतजाज भी होता है, और अली अमीन गंडापुर तो खुद भी 2 बार जिस तरह से पहले वफाक गए हैं और वहां से गायब हो गए हैं कारकुनान को अकेला छोड़कर, तो उन पर भी अब जो कारकुनान है वो ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तो लीड कौन करने जा रहा है इस एहतजाज को? जी बिल्कुल, हमने प्रोग्राम के शुरू में यही डिस्कस करने की कोशिश की थी कि बिलफर्ज अगर एक क्राउड इस्लामाबाद पहुंच जाता है,
तो आगे वो कौन सी कमेटी है, क्योंकि अभी उसका नाम अनाउंस नहीं किया गया कि जो हाँ। लोगों को गिरफ्तार न कर लिया जाए। दूसरा ये कि तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात हैं वो इस कदर बुलंदो बाला हैं कि उनके ऊपर हुकूमत से मुज़ाकरात कैसे किए जाएंगे, क्योंकि उनमें से कोई भी एक मुतालबा अगर हुकूमत मान लेती है तो हुकूमत की अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान होगा। मिसाल सही के बात। तौर पे अगर वो कैदी छोड़ने का ऐलान करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जी तमाम मुकदमात गलत है। अगर वो इलेक्शन की धांधली के ऊपर कोई बात मान लेते हैं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसके ऊपर एक सवालिया निशान आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि मुतालबात भी बहुत बड़े हैं और उस तरह से लीडरशिप के हवाले से और मुज़ाकराती टीम के हवाले से भी क्लैरिटी नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में इस पूरे एहतजाज के जो सबसे अहम पॉइंट है जिसका फैसला अभी नहीं हो सका वो ये है कि इसका क्लोजर कैसे होगा। लोग वहां पे बैठ जाएंगे, मुज़ाकरात किए जाएंगे, इसका कैसे हल निकाला जाएगा। तो अभी तक पीटीआई के पास भी मेरा ख्याल है कि उस हवाले से कुछ एहतजाज clear एहतजाज ही strategy रहेगा मौजूद या फिर नहीं है। धरना बन जाएगा? बिल्कुल। अच्छा माजिद, ये भी बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ भी अक्सर ऑफर करते रहे मुज़ाकरात की कि अभी भी दरवाजे खुले हैं, पीटीआई अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ऑफर मौजूद है। तो आपको लगता है कि अगर खुदा न खास्ता पीटीआई के जो ये प्लानिंग है वो पूरी की पूरी धरी की धरी रह जाती है, यानी उनकी हक में नहीं जाती है, तो फिर उस सूरत में मुज़ाकरात की टेबल पर आने के इम्कानात भी रोशन होंगे? देखिए, ये तो तारीख में हमारे सामने है कि कमजोर शख्सियत से या कमजोर ग्रोह से कोई मुज़ाकरात नहीं करता। तो अगर जलसा जुलूस या एहतजाज से एक बड़ा मुतासिर कुन लेवल पे होगा तभी मुज़ाकरात शुरू होंगे। और हमने ये पीडीएम की हुकूमत में भी देखा है कि मियां बरादरान ने गुजरांवाला में, लाहौर में जलसे किए और उसके बाद फिर वो मुज़ाकरात की तरफ चले गए। तो अगर पीटीआई एक अच्छा शो प्रेजेंट करेगी तो मेरा ख्याल है कि वही मुज़ाकरात का दरवाजा खोलेगा। लेकिन चूंकि अभी एतमाद साजी का बहुत ज्यादा फुकदान है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो बड़ी बेसिक चीजों से स्टार्ट करना पड़ेगा। जिस तरह हमने देखा कि अगस्त के जलसे में एक एतमाद साजी के लिए एक स्टेप लिया गया कि जी जलसा आप मंसूख करते तो आपको बाद में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह के मेरा ख्याल है कि छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए गवर्नमेंट को और अपोजिशन को करीब आना पड़ेगा। उसकी वजह ये कि पिछले 2 साल के अंदर जो कुछ हो चुका है उसके बाद कोई भी फरीक दूसरे पे एतमाद के लिए या एतबार के लिए तैयार नहीं है। तो मुज़ाकरात तो यकीनन होने चाहिए और मैं तो इस चीज का बड़ा दावेदार हूं कि चूंकि गवर्नमेंट के पास ऑफर करने को बहुत कुछ होता है तो उसे अपोजिशन को कहीं ना कहीं राजी रखना चाहिए, उनकी चीजों को संजीदगी से लेना चाहिए। तो इसलिए अगर ये चीज शुरू भी होती है तो इसमें कई इफ्स एंड बट्स हैं, कई अगर मगर हैं, कई ऐसे इक़दाम हैं कि जिनको फिर सोच समझ के आगे चला जाएगा। अच्छा, तो माजिद निज़ामी साहब, अगर 24 नवंबर को जो एहतजाज की कॉल दी जा रही है, अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं हो पाता है और कारकुनान उस तरीके से नहीं निकलते हैं और लीडरशिप भी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है किसी भी वजह से, अगर ये एहतजाज कामयाब नहीं होता तो व्हाट नेक्स्ट? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी? क्योंकि ऑलरेडी हम देखते हैं तो बहुत सारे कारकुनान नाराज़ भी दिखाई देते हैं कि लीडरशिप खुद गायब हो जाती है और एहतजाज के लिए कारकुनान को अकेला छोड़ दिया जाता है। शेल खाने के लिए वो कहते हैं कि जी हमें अकेला छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में आगे का लाहेअमल क्या होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जी, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता इसलिए है कि किसी भी एहतजाजी तहरीक का इम्प्रेशन मेरा ख्याल है बहुत मैटर करता है। और अगर हमने ये देखा कि पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में किसी भी एहतजाजी तहरीक का इम्प्रेशन ये क्रिएट हो जाए कि ये इम्पैक्ट नहीं बना पा रहे या इनका तो कोई तासुर अच्छा नहीं है, तो फिर उस पार्टी का कारकुन मायूस हो जाता है, डिसअपॉइंट होकर घर बैठ जाता है। तो फिर पार्टी को ज्यादा इंतजार करना पड़ता है। और अभी हम तो ये देख रहे हैं कि ये नून लीग की हुकूमत का पहला साल है, तो पहले साल में हुकूमत गिराना वैसे ही खासा मुश्किल काम होता है। और इसके साथ साथ अगर जलसे जुलूस का इम्पैक्ट भी क्रिएट ना हो पाए तो फिर मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होगा, उनका कारकुन मायूस होगा और वो जो ख्वाब लिए बैठे हैं कि वो अपने मुतालबात मनवा लेंगे या हुकूमत को अंडर प्रेशर लेके आएंगे, तो वो सारी की सारी चीजें 6 महीने डिले हो जाएंगी और फिर तहरीक इंसाफ को बैठ के इंतजार करना पड़ेगा कि कब हालात उनके हाथ में माजिद निज़ामी साहब, इसका उल्टा अगर हम देखें कि अगर तो एहतजाज फिर कामयाब हो जाता है और वाकई लोग निकल आते हैं और जो कारकुनान हैं वो बानी की कॉल पर 24 नवंबर को एहतजाज के लिए पहुंच जाते हैं, वही मतलूबा तादाद जो वो चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंचे और वो पहुंच जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट को टफ टाइम देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर आगे की क्या सिचुएशन होगी, पॉलिटिकल जो हालात हैं वो क्या होंगे? जी बिल्कुल, अगर मिसाल के तौर पे तहरीक इंसाफ का एक बहुत मुतासिर कुन एहतजाज होता है और वहां पर हुकूमत दबाव में आ जाती है तो
पॉसिबल सिनेरियोज क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है कि जी धांधली के ऊपर कोई कमीशन बनाया जाए कि जिसमें ये तहकीकात की जाए कि जी जो फरवरी का इलेक्शन था उसकी शफाफियत के हवाले से हुकूमत जो है वो काम कर सकती है। जिस तरह हमने देखा कि पैनामा केस में या उससे पहले जब 35 पंक्चर की कहानी चलती थी तो गवर्नमेंट की जानिब से ये ऑफर की जाती थी कि जी इसके ऊपर हम कोई तहकीकाती कमीशन बना लेते हैं। तो इस तरह की कोई सूरत हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि जो लोग गिरफ्तार हैं उनके हवाले से ये चीज की जा सकती है। बानी पीटीआई का तो मेरा ख्याल है बहुत बाद में केस आएगा, लेकिन जो कारकुनान और सेकंड टियर लीडरशिप गिरफ्तार है उनके बारे में ये हो सकता है कि जी उनके मुकदमात को तेजी से हल किया जाएगा। इस तरह की 2-3 ऑप्शंस हो सकती हैं। अच्छा। लेकिन ये समझना कि शायद कोई हुकूमत गिर जाएगी या हुकूमत इमरान खान साहब को रिहा कर देगी, मुझे अभी तक के सियासी मंजरनामे में बिल्कुल, ऐसी चीज फैसल वाडा ने भी कहा है कि ऐसे कोई इम्कानात नहीं है और 4 मुतालबात जो किए जा रहे हैं उनमें से कोई भी अभी उस पर बात मानने को तैयार नहीं है। उनकी जानिब से ये पैगाम आ रहे हैं। फैसल वाडा के बयानात अक्सर सच साबित होते हुए दिखाई दिए माजिद, तो इस वक्त भी यही सूरत हाल दिखाई दे रही है? जी फ्रैंकली मैं तो सेनेटर फैसल वावडा और उनके बयानात के हवाले से कोई इतना उनको अहमियत इसलिए नहीं देता क्योंकि वो एक पोस्टमैन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। जो भी थिंकिंग कहीं और चल रही होती है उसको सिर्फ वो उसकी तर्जुमानी करते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात है वो खासी हैवी है और एहतजाजी तहरीकों में एक कॉम्बिनेशन होता है कि कुछ मुतालबात बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ताकि अगर कहीं से मुज़ाकरात को इनिशिएट करना है तो फिर छोटे मुतालबात को बनवा लिया जाए। चले देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, सीनियर हमारे साथ मौजूद थे। ओवरऑल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। अभी हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाएगा। वेलकम बैक। दूसरी पंजाबी कॉन्फ्रेंस इस वक्त लाहौर में जारी है और 20 नवंबर बरोज बुध तक ये जारी रहेगी। इसमें पाकिस्तान के साथ दुनिया भर से पंजाबी दानिश्वर, लिखारी और अदाकार शरीक हैं और इनमें कुछ ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जिनकी बाकमाल और मज़ा से भरपूर अदाकारी का हर कोई दीवाना है। चाहे वो 90 की दहाई वाली जनरेशन हो, 80 की दहाई वाला बूढ़ा हो या मौजूदा दौर का नौजवान, गर्ज हर कोई उनकी बड़ी स्क्रीन पर अदाकारी का दीवाना है। लेकिन ये शख्सियत पाकिस्तानी नहीं है बल्कि चढ़दे पंजाब की अदाकारा हैं, एक्सप्रेसो की मेहमान हैं, सरहद पार से आई हैं। आपकी पसंदीदा शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंजाबी फिल्मों की अदाकारा गुरप्रीत कौर भंगो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुरप्रीत के फिल्मी करियर की बात करें तो उन्होंने आगाज़ किया था 2010 से, आप बताएंगी ना? जी हाँ बिल्कुल, 2010 में फिल्म मिट्टी से आगाज़ किया, फिर उनके थिएटर का करियर और स्ट्रगल कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। गुरप्रीत कौर ने पंजाबी सिनेमा को निक्का ज़ेलदार, लौंग लाची, गुडियाँ पटोले और इस तरह की दीगर बेशुमार अदाकारी के जौहर दिखाए और गुरप्रीत पंजाबी सिनेमा के साथ साथ जनाब बॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने शाहिद कपूर की फिल्म मौसम में बेहतरीन किरदार अदा किया था। पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद सरकारी टीचर से अदाकारी के उनके सफ़र के बारे में आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। लेकिन इससे पहले हम गुरप्रीत से बात करें, हमारे साथ पंजाबी सिनेमा का एक और बड़ा सितारा मौजूद है। जनाब हमारे साथ अदाकार मलकीत रोनी साहब मौजूद हैं। थिएटर और नाटकों से उन्होंने अपने अदाकारी के करियर का आगाज़ किया और फिर अदाकारी का ये सफ़र पंजाबी और हिंदी ड्रामा सीरियल से होता हुआ पंजाबी फिल्मों तक जा पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी तगड़ी और शानदार अदाकारी के जरिए न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी लाखों फैंस बनाए हैं। और जनाब क्या इनके फिल्मी करियर का आगाज़ था, बेशुमार हिट फिल्म्स में इन्होंने काम किया, इन्हीं से हमने बात करनी है। मैं तो मेरे अल्फाज कम पड़ रहे हैं, इतने बड़े बड़े दो अदाकार हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। मलकीत रोनी साहब, गुरप्रीत कौर भंगो साहिबा, जी आया नु जी, कैसे हो तुसी? बहुत वधिया, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਏ। लग रहा है कि तुसी पहली बारी पंजाब आए हो ते चढ़दे ते लैंदे पंजाब का कोई फर्क वेख रहे हो या फिर फील नहीं हो रहा कि उधर हो या इधर हो? ਕੀ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤਾਂਘ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਤੁਰਿਆ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲੀ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪਈ
ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਥਕਾਵਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਉਤਰ ਗਈ। ਰੋਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੁਮਾਸਲਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹਦਾ ਕਾਇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਰੰਗਮੰਚ ਦਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ, ਕਦੇ ਵੀ ਏਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਏਡਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਗਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਸੱਚੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸੱਚੀ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਰਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਵਗੈਰਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਨੌਰ ਹਮੀਦਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਮੀਦਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤੀ ਸਵਾਗਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਏ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੂੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਾਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਲਕੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਆਈਏ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਏ। ਕੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਰੋਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਵੀਜ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੱਧਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਤ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ।
ਸੋ ਉਸ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਰੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੋਬਾਈਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਕਾਢ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੱਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨਿਕਾਹ ਰਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਤ ਜਾਈਏ। ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਪਰੋਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले भारत से आए हमारे खुसूसी मेहमान मलकीत रोनी साहब, गुरप्रीत कौर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप बताइएगा गुरप्रीत कौर साहिबा कि इस वक्त आप क्या सोचती हैं कि हमने पंजाबी की तो बात कर ली, लेकिन एक ख़ास तुसी देखते हो कि पंजाबी फिल्मां ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫਨੀ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਸ਼ੂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਕਰਨ ਆਈਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਹਰ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਇਲੌਗਾਂ ਦੇ ਸਾਥੋਂ ਅਰਥ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੀਤ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬੈਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੁੱਲੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੀਰ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ है कि इत्थे भी ये पसार है जो सिनेमा घरों की जीनत बन रही है पंजाबी और हैं और बहुत ज़्यादा, इसीलिए बहुत ज़्यादा फैंस हैं आपके यहाँ पे। अच्छा रोनी साहब, मैं तुहाडे वाल आवांगी। जिस तरह हले असीं गल कर रहे हैं कि अगर चाहण वाले वेखीए तो पंजाबी तो चाहण वाले ही हुंदे ने, भावें इस सरहद दे इस पार होण ते भावें उस पार होण। ते तुहानूं लगदा है जिस तरीके नाल हुण काम होना शुरू होया है ते सरहदां ते जिहड़ियां सख्तियां ने, जिहड़ियां दूरियां ने, अगले आने वाले वक्तां 'ਚ ਉਹ घट हो जाणगीਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ ਓਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣਨ ਲਈ, ਹੰਡਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਲਈ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸਾਂਝੀ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਂਝੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜੈਸਚਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੈਸਚਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਲੀ ਚੈਂਪਲੀਅਨ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਮੌਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨੈਟ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੁੱਧ ਸਗ ਚਾਨਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਮੋਕ ਸਾਰੀ ਛਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਲਾਹੌਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੁੰਦ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਫੋਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਧੀਆ, ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੌਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਬਈ। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। सेगमेंट माइंड मैटर्स की जाने बढ़ते हैं, जहां डॉक्टर कमल खालिद आज हमें बता रही हैं कि चाणक्य का फलसफा और असर हाजिर पर उसके असरात क्या हैं। आइए देखते हैं। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद। पाकिस्तान का जो रीजन है और ये जो खित्ता है, ये सदियों नहीं बल्कि हज़ारों सालों से बहुत ज़रख़ीज़ रहा है, और मैं इसकी ज़मीन की बात कर रही हूँ, जो एक जोग्राफिकल स्पेस की बात मैं कर रही हूँ। और ज़रख़ीज़ी से मुराद मेरी सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ पर बहुत आला फसलें होती थीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडिबल जो है आपको क्रॉप्स मिलती हैं, बल्कि ज़हनी एतबार से भी ये इलाका बड़ा अहम रहा है। और उसकी शायद बुनियादी सी वजह ये आ जाती है कि आपने अक्सर पंजाबी की कहावत सुनी होगी कि जिदे कार दाने उदे कमले भी सियाने। अब ये सदियों पुरानी कहावत है, और इसका मतलब ये है कि जिसके घर में खाने को खुला होगा उसके बच्चे भी जो होंगे वो बहुत अक्लमंद होंगे। और अब अगर आप साइंटिफिकली देखें तो इट हैज़ बीन प्रूवन दैट वो बच्चे जिनको क्या बचपन ही से बहुत अच्छा खाना देते हैं और वो माल फंक्शन नहीं है, और उनकी डाइट इनटेक जो है इट्स वेरी गुड, और मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रही, मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ, तो वो बच्चे जो हैं आपको बचपन ही से एक ऐसा अपना दिखाएंगे बढ़ने का अंदाज कि वो बहुत इंटेलिजेंस की तरफ जाएंगे और फिज़िकल हेल्थ की तरफ जाएंगे। और यही इंटेलिजेंस और यही फिज़िकल हेल्थ जो है हमें सब कॉन्टिनेंट में, और ख़ुसूसन ये जो मैं बात कर रही थी पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई इलाके हैं उनमें हमें दिखाई देती है, और ये यहाँ पर हज़ारों सालों से ऐसे ही है। और हम बात करते हैं मुगल्स की, गज़नवीद्स की और इस
मुख्तलिफ रूलर्स की, लेकिन उससे पहले का भी यहाँ का दौर बड़ा दिलचस्प दौर था और उसमें ऐसी शानदार बाज़ पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं कि जब उनके बारे में आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो इनके बहुत कंट्रीब्यूशन हैं और ये वो कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको कि हम अक्सर व बेशतर मगरिब के साथ एसोसिएट करते हैं। लेकिन जब उनकी मैंने तफसीलन थोड़ी स्टडी की तो अंदाज़ा हुआ कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और फिलोसफीज़ और थेरीज़ वो हमारे इलाके के रहने वालों में सब कॉन्टिनेंट बिल अमूम और ये जो पाकिस्तान की पट्टी है बिलखसूस यहाँ के लोगों ने बड़ा अहम रोल अदा किया और उसमें एक बड़ा दिलचस्प नाम है चाणक्य का। चाणक्य जो है ये एक 3rd सेंचुरी BC की शख्सियत है और इसके नाम के मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन हैं, तो अगर आपको थोड़ा तलफ़ुज़ में गलती नज़र आए या कहीं और आपको इस प्रोनाउंसिएशन का लफ्ज़ सुने तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन अमूमन इनको चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य के बारे में ये बताती चलूँ कि ही वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर, एक बहुत अच्छा सोशल साइंटिस्ट था और बहुत शानदार इसकी थेरीज थी और बड़ी दिलचस्प किस्म का ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट था और इसने पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ी एक कहते हैं ना कि मैं उनको ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत बुरी, लेकिन इसने बड़ी एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक जो स्टेट का पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। तो चाणक्य का जो सियासत के मुतालिक जो उसके व्यूज़ हैं वो बड़े ही दिलचस्प हैं और इसके साथ साथ जो है इसका एक जो बहुत अहम किरदार रहा वो उस्ताद बहुत अच्छा था। ही वॉज अ ग्रेट टीचर। तो आज हम चाणक्य की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप किसी भी शख्स को समझ नहीं पाते जब तक कि आप उसकी ज़िंदगी के बारे में ना जानें। तो क्या हालात थे और क्या बैकग्राउंड थी और कौन सी सोसाइटी थी जिसमें कि वो पला बड़ा जवान हुआ और उस सोसाइटी ने और उन हालात ने किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी को फॉर्मुलेट किया। तो ये शख्स जो है इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, अच्छा एक चीज़ ज़हन में रखिएगा क्योंकि ये उस दौर की बात करते हैं कि जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा तारीखी हक़ाइक़ जो हैं उनमें थोड़ी कंफ्यूजन भी मिलती है। तो मैं जो बात करूँगी वो एक समझिए कि जो अमूमी जो तो माना जाता है जिनको, और वो बेस करेगी कुछ रवायत पे और कुछ हकीकत पे, और हम इन्हीं दोनों को साथ लेके चलते हैं क्योंकि इस दौर की हिस्ट्री जो है हमें ब्लैक एंड वाइट में नहीं मिलती, लेकिन जो मिलता है वो काफ़ी उसके आगे हमें फिर सबूत मिलते हैं जिनकी बिना पे हम इन पे यकीन करते हैं। तो चाणक्य के बारे में जैसे कि मैं बात कर रही थी, तो इनकी पैदाइश होती है जी 371 BC में और इनका जो इलाका है पैदाइश का वो टैक्सला का इलाका है। टैक्सला पेशावर के नज़दीक, आप जानते हैं वहाँ पर ये नाम बहुत से लोगों को फेमिलियर है। और टैक्सला का जो खित्ता था वहाँ पर एक तो मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो थे ही, लेकिन और भी वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे। तो टैक्सला के इलाके का एक गांव है जिसका नाम था चनका। तो ये वहाँ से इनकी पैदाइश होती है और जब ये पैदा होते हैं तो इनके जो वालिद हैं वो ही वॉज अ टीचर, फिलोसोफर, और ये ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। अब ब्राह्मण उस दौर में उनको एसोसिएट किया जाता था इल्म फ़न के साथ और तहकीक के साथ, और ये पढ़ने लिखने वाले लोग इनको माना जाता था और इनके वालिद साहब भी उसी के साथ एसोसिएटेड थे। और भी चाणक्य की बचपन और पैदाइश की बड़ी कहानियाँ हैं, मैं आपको नाम बता रही हूँ, खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो कि हमें ऑथेंटिसिटी के साथ मिलती हैं। तो बचपन ही से ऑफ कोर्स इनको पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थीं तो इनके लिए बड़ी आसानी रही और इन्होंने बहुत यंग एज में बहुत सारा मटेरियल कहा जाता है कि इन्होंने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो है इन्होंने टैक्सला ही में पढ़ाना शुरू कर दिया। जब ये टैक्सला में एसोसिएट होते हैं, एजुकेशनल जो भी उनका सिस्टम या सेटअप था, तो वहाँ पर इनकी इंटेलिजेंस को देखते हुए और इनकी ज़ीरकपन को देखते हुए और इनकी क्लेवरनेस को देखते हुए, जो कि कनिंग होने की हद तक क्लेवरनेस थी, तो इनको कुटिलिया का नाम दिया गया। अब कुटिलिया का जो लफ्ज़ है ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ है।
और जब मैं इस लफ्ज़ को पढ़ती हूँ तो उसके साथ मुझे अपनी पुरानी बचपन की कहानियाँ याद आ जाती हैं, जिनमें कि बताया जाता था कि एक शहजादा है, एक शहजादी है या बादशाह है, तो उनको मशवरा देने के लिए एक बड़ी ज़ीरक और बड़ी अक्लमंद खातून होती थी, तो उस खातून को भी कुटेलिया कहा जाता था। तो कुटेलिया लफ्ज़ का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का कॉम्बिनेशन है। चाणक्य जो है वो दोनों ही का कॉम्बिनेशन थे। उनकी जो मुल्क के हालात थे, जो जिस रीजन में वो रह रहे थे, तो वो पॉलिटिकली थोड़े अनस्टेबल हो गए। तो ये टू काइंड ऑफ गाइड द गवर्नमेंट और द किंग, तो ये शिफ्ट हो जाते हैं टेक्सला से और ये आते हैं पतलीपुत्रा। पतलीपुत्रा जो है वो कदीम दौर के शहरों में एक बड़ा अहम शहर है और हमें बार बार मुख्तलिफ तवारीख में इसका जिक्र मिलता है। और ये मौजूदा दौर में देखें तो पटना जो बिहार में एक शहर है उसको कहा जाता है और कहा जाता था। और यहाँ पर आते हैं तो धनंदा रूलर है वहाँ का। धनंदा के साथ ये मसला है कि वो रूलर तो वहाँ का था ही, हुक्मरान था और वहाँ पर काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रहा था, लेकिन वो कोई इतना कामयाब हुक्मरान नहीं था, कुछ जालिम भी था। और सबसे बड़ी बात ये कि उसका मकसद आवाम से जो है वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन थी, कि वो उनसे जितना पैसा ले सकता है, जितना पैसा बटोर सकता है, तो उस पैसे को बजाय पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करने के वो अपने ऐशो आराम पे इस्तेमाल करता था। पतलीपुत्रा का हुक्मरान धनंदा कुछ बहुत आवाम में पॉपुलर भी नहीं था। इन तमाम हालात को देखते हुए चाणक्य जो हैं जब उस शहर में पहुंचते हैं तो उन्होंने जाके हुकूमती मामलात में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। और फिर वहाँ पर वो क्या चेंजेस लेके आए, उन चेंजेस के बारे में हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। और ज़रूर देखिएगा, आप इंजॉय करेंगे उसके कंट्रीब्यूशन को भी और पता चलेगा आपको कि जो बहुत सारी चीज़ें दुनिया में आज हो रही हैं उनका कितना गहरा ताल्लुक था चाणक्य के साथ और हमारे इलाके की तारीख के साथ। वेलकम बैक। अब बात करेंगे उस बात की जिसकी बात करने के बाद बड़ी मायूसी होती है। वनडे सीरीज हार गए हम। फातेह पाकिस्तान जो नहीं हो सका है इस पूरी सीरीज में। मेज़बान ऑस्ट्रेलिया फातेह करार पाई, चारों शाने चित कर दिया, वाइट वॉश कर दिया। और वाइट वॉश करने के बाद सूरत हाल ये है कि हम T20 सीरीज हार गए हैं। वनडे सीरीज जीत चुके हैं, उससे पहले टेस्ट सीरीज भी एक जीते थे और हम सोच रहे थे कि टेस्ट वनडे सीरीज के बाद हम T20 में अपनी स्ट्रीक जारी रखेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने एक मैच भी नहीं जीतने दिया। तीनों के तीनों मैच जीत गए हैं। दोनों टीमों के दरमियान जो ये तीसरा और आखिरी T20 मैच हुआ है होबार्ट में जो खेला गया है उसकी थोड़ी सी रिकैप आपको दे देते हैं। कप्तान सलमान अली आगा थे इस मैच में और मोहम्मद रिजवान रेस्ट कर रहे थे। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, जो ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हो सका क्योंकि हमारे बैटर्स तो चल ही रहे हैं और कौमी टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेल पाई और 117 रन बनाकर ही ढेर हो गई थी। उसके बाद 118 रन के मामूली से हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया ने जारहाना रवैया अपनाया और मतलूबा हदफ 11.2 ओवर्स में ही पूरा कर दिया, सिर्फ 3 विकेटों पर ही पूरा कर दिया। ग्रीन शर्ट्स की कैंगरूज के खिलाफ T20 मैच में मुसलसल ये 7वीं शिकस्त है। और दूसरी जानिब जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 रुकनी वनडे और T20 स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ, वनडे स्क्वाड की क़यादत ओरविन ग्रेग और T20 की क़यादत सिकंदर रजा करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त जिम्बाब्वे जाएगी। ग्रीन शर्ट्स और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जानी है। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार है। अगर भारत को कोई खदशात हैं तो हमसे बात करें, हम दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि ICC ने टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान करना है, जिसका हम भी इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है ICC जल्द शेड्यूल का ऐलान कर देगा। हमने लेटर लिखा था, बिल्कुल लिखा था, उसके जवाब का इंतजार है। हमारी सिर्फ इंटरेक्शन ICC के साथ हो रही है और हमें उन्हीं से जवाब का इंतजार। कोई भी स्पोर्ट्स और सियासत अलग-अलग चीज़ें, इसको किसी भी मुल्क को बीच में नहीं लाना चाहिए। इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं, सब आने को तैयार है और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है। अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पर हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें खुद इंतजार है कि जितनी जल्दी स्केड्यूल अनाउंस होगा उस हिसाब से हमें तैयारी करनी है।
मोहसिन नकवी की गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स सलाहकार सलीम खालिक साहब। सलीम साहब बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। लेकिन एक अच्छी मॉर्निंग इसलिए नहीं है कि एक सीरीज़ अब हम हार भी गए हैं पिछली 3 सीरीज़ में। जी वैसे तो क्रिकेट में हम हार ही रहे थे, कुछ जीतना 1-2 सीरीज जीते तो आदत खराब हो गई कि हमें लगा फिर दोबारा से हम बहुत ऊपर चले गए, लेकिन हम आ गए लाइन पे दोबारा, क्योंकि 13 T20 मैचेस हार चुके हैं इस साल। हम हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी इतने मैच नहीं हारा है पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सलीम साहब कि आप वनडे सीरीज जीते हो और फिर T20 में एक मैच भी ना जीत पाए, जबकि आपके खिलाड़ी ये क्लेम करते हो कि वो T20 के खिलाड़ी हैं। देखिए T20 है बहुत फास्ट क्रिकेट, उसमें आपको बहुत तेज खेलना पड़ता है। 50 ओवर की क्रिकेट में आपके पास टाइम होता है, और ये बात याद रखने की है, मैं अपनी फतह को अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन ये बात याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया ने 5-6 अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट कराया था वनडे सीरीज में, क्योंकि वो इंडिया के साथ उनकी टेस्ट सीरीज आ रही है उस वजह से। खैर अभी यहाँ हमारे पास अच्छा चांस था, लेकिन दूसरा मैच हम जो हारे, आपको याद होगा कितनी खराब फील्डिंग पाकिस्तान ने की थी। तीसरे मैच में इतना अच्छा स्टार्ट लिया, पहली बार हमने देखा कि पावर प्ले में 58 रन बने, सिर्फ 1 विकेट गिरी थी, लेकिन फिर 59 रन और बने और 9 विकेटें हमारी गिर गई। तो ये एक बैटिंग में मसाइल नजर आया कि पावर प्ले में अच्छा खेले, बाद में फील्डिंग स्प्रेड हुई तो फिर नहीं खेला गया, गैप हम तलाश नहीं कर पाए। इस तरह के खिलाफ नहीं खेला जाता। बाबर बहुत अच्छा खेल रहे थे, आपने देखा होगा कितने जबरदस्त उन्होंने शॉट्स खेले फास्ट बॉलर पे, पावर प्ले पे। जैसे इस तरह रहा है एडम ज़ैम्पा, बाबर स्ट्रगल करने लगे और आखिरकार उन्हीं की गेंद पर वो बोल्ड हो गए। और तो ये कुछ खामियां बहुत दिनों से नजर आ रही हैं हमें। एक तो बैटिंग हमारी वीक लग रही है काफी, कॉम्बिनेशन टीम का सही नहीं था, 1-2 हमारा पावर हिटर तो कोई है ही नहीं। और सलीम खालिक साहब ये सब खामियां हमें आपको तो नजर आ रही हैं, लेकिन जिन्होंने इनमें चीजें दुरुस्त करनी है उन्हें क्यों नजर नहीं आ रही हैं? क्योंकि अगर अभी T20 सीरीज की बात कर ले तो बैटिंग बॉलिंग में हम मुकम्मल नाकाम ही दिखाई दिए हैं। तीनों मैच वन साइडेड रहे, अगर ऐसा मैं कहूँ तो कुछ हद तक गलत नहीं होगा, क्योंकि हमें नहीं नजर आया कि मैच में कहीं पर भी हम लड़ रहे थे। आपको लगता है कि जो T20 स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाया गया वो सही था भी? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। देखिए ना, जो हम लोग जब तक साइम अयूब आउट ऑफ फॉर्म थे उनको टीम के साथ लगते रहे, जब उन्होंने थोड़ा स्कोर करना शुरू किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर परफॉर्म किया तो उनको वापस भेज दिया। हालांकि वो थोड़े इस तरह का खेलते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। अगर शुरू में एक टॉप में एक हमारे पास ऐसा प्लेयर होता तो काम आता। फखर जमान के साथ जो भी इशू था, चले थोड़ा बहुत उनको जुर्माना करके छोड़ के वापस वो मैच फिट तो वो थे, लेकिन उनको भी लेके नहीं। तो हमारे पास इस तरह के प्लेयर बचे ही नहीं थे कि जो पार झाड़ कर सके। फिर बॉलर हमारे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वनडे में, लेकिन वही बॉलर जो T20 में आए तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आरएस ने एक आध मैच में अच्छा परफॉर्म किया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओवरलुक हुई। जिस वक्त शायद टीम अनाउंस कर रहे थे सिलेक्टर्स, उन्होंने इतना सोचा नहीं कि यार ऐसा भी हो सकता है। अब उनको आइडिया हुआ है, लेकिन अब जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज है और उसके लिए ऑलरेडी एक यंग स्क्वाड पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया, जो कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टार प्लेयर हैं जो जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड ऐसी टीमों के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करते हैं। उनकी रैंकिंग भी उनकी बढ़ जाती है और इनका फिर वो बोलते भी हैं बहुत बड़े छोटी टीमों के खिलाफ बड़ा स्कोर और बड़ी टीमों के खिलाफ छोटा स्कोर। तो सलीम साहब ये बताइएगा कि अब क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा ओवर क्रिटिकल भी हो रहे हैं। 2 सीरीज जीते हैं, ये तो क्रेडिट देना चाहिए उनको। 1 सीरीज हार गए, लेकिन क्या वाकई हमें ये सख्ती बरकरार रखनी चाहिए क्रिटिकल होने की, तनकीद करने की? क्योंकि जब हम इजी छोड़ते हैं तो फिर ये परफॉर्म करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, देखें एक सीरीज के अलावा आप ये सोचें कि 13 T20 इंटरनेशनल हम हार चुके हैं इस साल, जो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान इतने सारे मैचेस हारा हो। पाकिस्तान तो एक जमाने में आपको याद होगा मुसलसल कई सीरीज जीत चुका था T20 की। तो मतलब हमारी परफॉर्मेंस तो नीचे आ रही है ना, तो हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। तो जब हम लोग और आप तनकीद करेंगे तभी फिर आगे से प्रेशर बिल्ड होगा। तो फिर जो सिलेक्टर्स वगैरह है वो लोग भी थोड़ा सोचते, वरना तो वो अभी तक यही सोच रहे होते यार इंग्लैंड के खिलाफ हमने ऐसी पिच बना दी, जीत गए, या अभी चलो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत गए। तो जीतना अच्छी बात है, उस पर तारीफ बनती भी है, लेकिन जब हारे तो फिर उस पर तनकीद भी करनी चाहिए, क्योंकि इससे इस्लाह का मौका मिलता है जो भी अरबाब अख्तियार है हम लोग। अच्छा सलीम खालिक साहब, और चैंपियंस ट्रॉफी की जो खबरें चल रही हैं, मोहसिन नकवी साहब की भी गुफ्तगू भी हमने सुनवाई भी सेगमेंट के आगाज़ में, क्या लग रहा है आपको कि क्या शेड्यूल का ऐलान कब किया जाएगा आईसीसी की जानिब से? क्योंकि मोहसिन नकवी साहब भी यही कह रहे थे कि ऐलान किया जाए ताकि हम अपनी तैयारियां जो है उन्हें मुकम्मल करें। बिल्कुल, और रीस्केड्यूलिंग की भी बात हो रही थी।
देखिए इस बार पाकिस्तान की पोजीशन इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान खुल के खेल रहा है, फ्रंट फुट पे आके खेल रहा है, क्योंकि कोई जवाब नहीं है इंडिया के पास कि किसी तरह वो इस दौरे से भागे। तो आप देख रहे होंगे मोहसिन नकवी साहब की जो भी आपने बातें सुनाई, मैंने भी कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी थी, तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है वो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि जब आप स्ट्रांग हो, आपका स्टांस स्ट्रांग हो, तो फिर आप इसी तरह पूरे इत्तेफाक नजर आते हैं। आईसीसी फंस गई है, किस बेस पे वो फिर अब बोले पाकिस्तान को भाई आप हाइब्रिड मॉडल मंजूर करो, और अगर शेड्यूल अनाउंस करे तो क्या शेड्यूल अनाउंस करेगी? इंडिया ने मना कर दिया पाकिस्तान आने से, वो कहेगा कि इंडिया के भाई लाहौर में, पिंडी में, कराची में इंडिया तो खेल ही नहीं रहा। तो ऐसे शेड्यूल को अनाउंस करने का फायदा क्या जब तक मसला हल ना हो। फूलन तो 3 महीने पहले 100 डेज जब होते तब शेड्यूल अनाउंस हो जाता, जो तकलीफ की तैयारी भी थी 11 नवंबर को लाहौर में, लेकिन वो इंडिया के इनकार की वजह से नहीं हो सकी। तो जब तक ये मसला हल नहीं हो तब तक शेड्यूल अनाउंस करने का कोई फायदा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो हल करने की कोशिशें तो चल रही होती, कोशिशें तो इस वक्त भी जारी हैं और काफ़ी सॉलिड स्टांस है इस वक्त मोहसिन नकवी का, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो हमें दिखाई दे रहा है और अप्रिशिएटेबल है। अच्छा ये बताइएगा कि आप सलीम साहब इस वक्त क्या सोचते हैं, जिम्बाब्वे की जो हमारी स्क्वाड है वो उसमें किन खिलाड़ियों को इस वक्त होना चाहिए, किन को नहीं होना चाहिए, किन खिलाड़ियों के साथ जाएं और क्या हिकमत अमली के साथ जाएं? देखिए जिम्बाब्वे के खिलाफ जो स्क्वाड अनाउंस हुआ था उसमें बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। वनडे में तो क़यादत कर रहे हैं रिजवान, लेकिन T20 में उनको भी रेस्ट दिया गया, सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। तो जिम्बाब्वे की टीम वैसे तो अपने घर पर सभी शेर होते हैं, लेकिन अगर हम ये सीरीज हार भी जाए ना तो कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ एक बोल्ड स्टेप लिया है कि यंगस्टर्स को मौका दिया है पाकिस्तान ने, और वो अच्छा परफॉर्म करने के अहल भी हैं। जो लड़के खेलेंगे मौका मिलेगा, अब नहीं तो कहाँ उनको खिलाएंगे। तो जब वो खेलेंगे परफॉर्म करेंगे तो अच्छा है। अब जैसे बात होती है कि वनडे में रिजवान साथ होंगे तो मौका होगा कि वो लड़कों की रहनुमाई करें। T20 में सलमान को फिर खुद ही अपने एज अ कैप्टन भी खुद को साबित करना पड़ेगा और एज अ प्लेयर भी। कल उनको पहला मौका मिला, हालांकि मुझे बड़ा अजीब डिसीजन लगा कि आमतौर पर जब आप जीत रहे होते हैं कि 2-0 से सीरीज जीत रहे हैं, तो चलो आपने कहा कि अब हम कैप्टन को रेस्ट देते हैं या 2-3 प्लेयर को रेस्ट देते हैं। अब हार रहे हैं क्लीन स्वीप की तलवार सर पर लटक रही है, उसके बावजूद आपने कैप्टन को बिठा दिया। ये क्या था फैसला, मुझे तो पता नहीं। ये सभी समझने से कासिर है सलीम खालिक साहब। वही बात है कि जैसे ही जीत की थोड़ी सी उम्मीद लगती है, ये गहरे जख्म दे देते हैं क्रिकेट फैंस को, जो हमारी टीम है ना, और सिलेक्टर्स जो भी पता नहीं क्या सोचते हैं और क्या सोच के डिसाइड करते हैं, उसके बाद जो अपने ही डिसीजन है वो उल्टे पड़ जाते हैं। आपका बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद। क्रिकेट की ओवरऑल सिचुएशन उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे। देखते हैं जी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज हमारी कैसी जाती है और कैसी परफॉर्मेंस होती है हमारे यंगस्टर्स की, तो आगे जाकर ही पता चलेगा। अभी हम छोटी सी ब्रेक बनाएंगे। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा। मसला किधर जाएगा, वो तो खुशबू सगा मदनी दादनी दमारेगा, सब तो खुशबू हवाओं में बिखर जाएगा। मसला लिखा है किधर जाएगा, वो तो खुशबू आखिरश वो भी कहीं रेत पे बैठी होगी,
कहीं रेत पे बैठी होगी, तेरा ये प्यार भी दरिया उतर जाएगा, तेरा ये प्यार भी दरिया उतर जाएगा, वो तो खुशबू। जबरदस्त, जबरदस्त। हमारे साथ हमेशा हम कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई शो के इख्तिताम पर कोई मौसीकार या गुलकार हमारे साथ मौजूद हों जो आपका दिन एक सुरीले अंदाज से भर दे। और हमारे साथ इस वक्त हारमोनियम और सुरों का एक हसीन इम्तिजाज इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है। अमूमन हम देखते हैं कि जदीद दौर के असर हाजिर के जो गुलकार हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, जदीद दौर के गाने गा रहे होते हैं, लेकिन ये लोग जो रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं, उसको महफूज रखे हुए हैं। और ये इतनी जहते हैं, काफ़ी है, ठुमरी है, इतनी सारी जहते हैं जिनके बारे में हमारी जो नई नस्ल है वो नावाकिफ है। ये उनके मुहाफिज हैं। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं राहत फ़तेह अली खां कमालवी, जो कि अपने फ़न का मुजाहरा आपके सामने कर ही चुके हैं। मज़ीद भी इनसे सुनेंगे, लेकिन अभी इनके बारे में जान लेते हैं। राहत, बहुत बहुत खुश आमदीद आपको हमारे शो में, एक्सप्रेसो में। आप आज हमारे मेहमान हैं। तो ये बताइएगा, ये आप पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखते हैं? जी जी, पटियाला घराना से। ये तो बहुत छोटी उम्र से शुरू कर देते हैं सीखना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने कब से शुरू किया? मैंने भी शुरू से ही, छोटा था तो घर में था ये काम। हवाले साहब एक बहुत बड़े गायक थे, उस्ताद फ़तेह अली खान कमालवी साहब की हम बात कर रहे हैं, आप उनके साहिबजादे हैं। तो आपके पहले उस्ताद भी आपके वालिद साहब ही। जी जी, उनसे ही सीखा मैंने। और आप भाइयों की दुआओं से रियाजत भी चल रही है। जबरदस्त। कितना टाइम देना पड़ता है, किस तरह मैनेज करते हैं, क्योंकि रियाज तो बड़ी ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल, इसके लिए आवाज़ मेंटेन करना। और इस तरह फिर हारमोनियम के साथ आवाज़ का जो, जिस तरह से अली ने कहा कि सुरों का और हारमोनियम का एक हसीन इम्तिजाज है, तो इसके लिए कितनी ज़्यादा रियाजत जो है वो कम से कम 4-5 घंटे तो करनी चाहिए रियाजत। और मैं 4-5 घंटे करता भी हूँ। अच्छा, जी जी, दिखाई भी देता है। सुनाई दे रहा था, सुनाई दे रहा है, सॉरी दिखाई दे रहा है। फिर मेरे प्रोड्यूसर कहेंगे आपको फिर दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बताएं आपके पसंदीदा गुलकार कौन? मेरे पसंदीदा उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब और मेरे परदादा जी उस्ताद आशिक अली खां साहब। अच्छा, जबरदस्त। लगाने से तो वालिद से इतनी मोहब्बत, इतना शगफ सिर्फ उनके उस्ताद होने की वजह से या उनकी शख्सियत की वजह से? नहीं, वो मुझसे प्यार भी बहुत करते थे और उस्ताद भी हैं और उस्ताद का दर्जा भी बहुत बड़ा है, ऊपर से बाप भी हैं मेरे, तो इसलिए तो अदब ज़रूरी है ना। क्या मकाम हासिल करना चाहेंगे आप इस इंडस्ट्री में? बस अभी तो नज़र तो कुछ नहीं आ रहा, ये अभी तो ढोले माइये चल रहे हैं। तो देखें, अल्लाह पाक खैर करेगा, उम्मीद तो बहुत है। इसका अपना मकाम है, जो आप पेश करते हैं, जो आप सुनाते हैं, उसका अपना मकाम है। हम चाहेंगे हम ज़्यादा वक्त बातों में ज़ाया ना करें, हम आपसे कुछ सुने। मज़ीद हमें सुनाइए। मैं आपको ठुमरी सुनाता हूँ उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की। देना बतना कंकर मार जगाग रे बमना के छोरा रे है कंकर मार जगाग रे बमा रे कंकर मार जगाग रे बमना के छोरा रे सोई पड़ी थी सोई पड़ी थी अपने मंदिर में सोई कौन जगाग रे बमना के छोरा रे कंकर मार जगाग है जगाग रे
बाबा मना के छोरा रे कंकर मार बार मार बल। जबरदस्त जबरदस्त, क्या खूब। ऐसे मुगलिया दौर में पहुंच गए हम। मुझे लग रहा था मैं किसी दरबार में बैठा हूं और इतनी शान शौकत, आपकी आवाज़ में भी बहुत ताकत है और आपकी रियाजत भी नजर आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा, अल्लाह आपको क़ुव्वत गोयाई में और इजाफा करे और हम ये सुनना चाहेंगे आपके और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से सुनना चाहेंगे, लेकिन आज हम आप एक बड़े प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसो के मेहमान हैं आप। तो ये बताइएगा कि अमूमन बहुत से ऐसे लोग जो रियाजत कम करते हैं पर उनको तरक्की ज़्यादा मिल जाती है, उनको देखकर कुछ होता है कि यार हाँ होता भी है, शॉर्टकट्स बहुत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग हैं। तो आपको क्या लगता है इसके लिए कितनी रियाजत की ज़रूरत होती है आपको? और उस्तादों से सीखना पड़ता है। जी जी, उस्तादों से सीखना पड़ता है ये काम, ऐसे नहीं आता। और आपको क्या लगता है कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये? सिर्फ आप महज गा नहीं रहे, आप अपने एक घराने का नाम लेकर चल रहे हैं, जिस तरह से आपने अपने वालिद साहब का भी जिक्र किया। तो बहुत सारे लोग आजकल कह लें कि शॉर्टकट्स के जरिए भी फेमस हो रहे हैं। जी जी। तो उस सारी सिनेरियो में ये जो चल रहा है, इसमें आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी लगती है जो आपके ऊपर है? क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं ये कोई आम लोग इस तरीके से नहीं कर सकते, शॉर्टकट्स लेकर तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं, आप कितना खुद एंजॉय करते हैं इसको बोलते हैं? हाँ बहुत इंजॉय करता हूँ, मुझे मज़ा भी इसमें क्लासिकल में आता है। जब मैं बड़े गुलाम अली खान साहब को सुनता हूँ तो इतना मज़ा आता है। माजरत के साथ कता कलामी की माजरत, अभी हमें ज़रा लाइव जाना पड़ेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त IDS 2024 नुमाइश से खिताब कर रहे हैं।